तो आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं। गीतांजलि श्री की रेत समाधि। हाँ, रेत समाधि, जिसने मतलब दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। हमारे पास इसकी कहानी का एक खाका तो है, पर हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं। हम इसकी उन परतों को खोलना चाहते हैं जो सरहदों, आज़ादी और जिंदगी के मायने पर सवाल उठाती है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत ताकतवर, मतलब लगभग बेचैन कर देने वाली तस्वीर से होती है। हाँ, बताइए। एक 80 साल की औरत अपने पति की मौत के बाद बिस्तर पर लेटकर दुनिया की तरफ अपनी पीठ कर लेती है। और ये पीठ सिर्फ एक पीठ नहीं है, ये एक दीवार है, एक सरहद है जो उसने खुद अपने और दुनिया के बीच खींच ली है। हाँ, मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही एक अंत जैसा महसूस होता है, एक जीती जागती समाधि। सही कहा। तो चलिए इसी खामोश विद्रोह से शुरू करते हैं। एक परिवार है उत्तर भारत का, भरा पूरा, और घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य अम्मा ने जैसे जीना ही छोड़ दिया है। इसे जीना छोड़ना कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। ये एक बहुत गहरा खामोश विरोध है। अच्छा। हाँ, परिवार के लोग, बेटा, बहू, बेटी, सब परेशान हैं। वो उन्हें उठाने की, बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो बस एक ही बात कहती हैं, अब नहीं उठूंगी। हाँ, अब नहीं उठूंगी। यहां दिलचस्प बात यह है कि ये डिप्रेशन से कहीं ज्यादा है। ये एक चुनाव है, दुनिया से खुद को काट लेने का चुनाव। ये दिलचस्प है क्योंकि हम विद्रोह को अक्सर शोर शराबे और नारों से जोड़ते हैं, पर यहाँ विद्रोह खामोशी में है, अपनी पीठ दिखाने में। बिल्कुल। यह अपने आप में एक बहुत ताकतवर बयान है। और ये उस समाज को एक जवाब भी है जो एक बुजुर्ग विधवा से कुछ उम्मीदें रखता है। हाँ, सही बात है। उत्तर भारत के कई पारंपरिक परिवारों में विधवा का जीवन वो रंगों और इच्छाओं से खाली माना जाता है। उनका सफेद कपड़े पहनना, सामाजिक उत्सवों से दूर रहना एक अलिखित नियम जैसा है। हाँ, तो अम्मा का ये करना उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। वो कह रही हैं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो अपनी ही बनाई समाधि में है, दुनिया से कटी हुई। लेकिन कोई भी इंसान हमेशा ऐसे नहीं रह सकता है ना? नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं एक चिंगारी तो फूटती होगी। बिल्कुल, और वो चिंगारी फूटती है एक शब्द के बदलने से। अच्छा। कई महीनों तक अब नहीं उठूंगी कहने के बाद एक दिन वो कहती हैं, अब तो नहीं ही उठूंगी। अरे वाह, नहीं से नहीं। हाँ, ये एक अक्षर का फर्क पूरी कहानी को पलट देता है। नहीं से नई का सफर, और वो सच में एक नए अवतार में उठती हैं। और ये नया अवतार परिवार के लिए तो किसी झटके से कम नहीं होता होगा। बिल्कुल। एक औरत जो महीनों से बिस्तर पर थी, वो अचानक क्या करने लगती है? वो सब कुछ करती है जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जाती। वो अपनी पुरानी साड़ियां छोड़कर रंगीन भड़कीले कपड़े पहनती हैं। लिपस्टिक लगाती हैं, छड़ी के सहारे नाचने की कोशिश करती हैं, बच्चों की तरह जिद करती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो 80 साल की उम्र में अपनी जवानी या शायद अपना बचपन दोबारा जी रही हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हर बंधन, हर उम्मीद को तोड़कर पूरी तरह आजाद हो गई हैं। और इसी दौर में उनकी जिंदगी में एक बहुत खास इंसान की एंट्री होती है। और रोजी बुआ। हाँ, रोजी बुआ। और एक मिनट, यहाँ ये बताना जरूरी है कि रोजी वो एक ट्रांसजेंडर किरदार हैं। बिल्कुल। मतलब एक 80 साल की पारंपरिक अम्मा और एक ट्रांसजेंडर महिला, उनकी दोस्ती, ये तो बहुत ही असाधारण और प्रगतिशील विचार है। हाँ, और समाज तो इसे हैरानी और शक से ही देखता है, लेकिन यही इस दोस्ती की खूबसूरती है। कैसे? रोजी खुद एक ऐसे समुदाय से हैं जो समाज की बनाई सरहदों और परिभाषाओं के बाहर जीता है। सही। वो अम्मा के लिए एक आईने की तरह हैं जो उन्हें दिखाती हैं कि जिंदगी को अपनी शर्तों पर कैसे जिया जाता है। रोजी उन्हें मॉल ले जाती हैं, उन्हें हंसाती हैं, उन्हें दुनिया से मिलवाती हैं। तो एक तरह से दो ऐसे लोगों का गठबंधन है जिन्हें समाज हाशिए पर रखता है। आपने सही पकड़ा, और यही गठबंधन उन्हें और मजबूत और आजाद करता है। तो अम्मा ने अपने घर की, अपनी उम्र की सरहदें तो तोड़ दी। वो एक नई जिंदगी जी रही थी। फिर अचानक पाकिस्तान जाने की जिद क्यों? ये कहां से आया? ये तो एक बहुत बड़ा कदम है, भौगोलिक भी और भावनात्मक भी। ये कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा मोड़ है। ये जिद अचानक नहीं आती, ये उनके अतीत की एक दबी हुई पुकार है। अतीत की? उन्हें 1947 के बंटवारे से पहले का अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था याद आती है, जो लाहौर के पास गुजरी थी। अच्छा। वहां उनका एक अधूरा प्यार था, रजा, एक मुस्लिम लड़का जिसे वो रजा मास्टर कहती थी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान जाने की जिद नहीं है? नहीं,
ये अपने अधूरे अतीत को पूरा करने, उस जख्म को छूने की कोशिश है जिसे 70 साल से उन्होंने अनदेखा किया था। और जाहिर है परिवार इसके सख्त खिलाफ होगा। बिल्कुल। एक 80 साल की औरत अकेले पाकिस्तान जाना चाहती है, ये तो किसी के भी गले नहीं उतरेगा। बिल्कुल नहीं। बेटा, जिसे कहानी में बड़े कहा गया है, वो तो ऐसे पागलपन समझता है, लेकिन अम्मा की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। तो फिर कौन जाता है उनके साथ? आखिरकार उनकी बेटी, जो एक आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली महिला है और कहानी की एक तरह से सूत्रधार भी है। अच्छा, बेटी तैयार हो जाती है। हाँ, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि शुरुआत में वो भी अपनी माँ को रोकने और समझाने की ही कोशिश करती हैं। तो यहाँ माँ और बेटी का रिश्ता भी एक नई कसौटी पर कसा जाता है। हाँ, और ये सफर सिर्फ माँ का नहीं, बेटी का भी है। इस यात्रा में वो अपनी माँ को सिर्फ एक बूढ़ी बीमार औरत के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में देखती है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी यादें हैं, अपना एक अधूरा इतिहास है। वो अपनी माँ की जिद में उनकी आज़ादी की चाह को समझने लगती है। और फिर वो उनकी सहयोगी बन जाती है। हाँ, धीरे धीरे ये सफर उन दोनों को भी एक दूसरे के करीब लाता है, एक नए तरीके से। तो वो वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। उस पार की दुनिया वो कैसी है? क्या उन्हें वो मिलता है जिसकी तलाश में वो गई थी? उन्हें अपना पुराना घर मिलता है, वो गलियां मिलती हैं, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। और रजा मास्टर? हाँ, वो रजा मास्टर से मिलती हैं। ये मुलाकात बहुत बहुत भावुक है। दोनों अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये कोई फिल्मी रियूनियन नहीं है। ये दो इंसानों का मिलना है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सरहद के दो किनारों पर गुजार ली। एक पल में ही बंटवारे से बनी वो लकीर बेमानी हो जाती है। ये दिखाता है कि यादें और इंसानी रिश्ते नक्शों पर खींची गई लकीरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा के दौरान कहानी में कुछ अजीब चीजें भी होती हैं। हाँ। मैंने सुना है जैसे बोलने वाला कौवा या दरवाजे जो आपस में बात करते हैं। हाँ। क्या ये सिर्फ एक साहित्यिक तरीका है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये जादुई यथार्थवाद का बहुत सुंदर उदाहरण है और कहानी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे? ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। कौवा सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो शायद इतिहास का गवाह है, एक सूत्रधार है जो सरहदों के दोनों तरफ उड़ सकता है। और दरवाजे जो खुलते और बंद होते हैं, वो शायद आने जाने, यादों और मौकों के प्रतीक हैं। ये जादुई तत्व यथार्थ की सरहद को तोड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अम्मा सामाजिक सरहदों को तोड़ रही हैं। मतलब जैसे अम्मा नियमों को तोड़ रही हैं, वैसे ही लेखिका यथार्थ के नियमों को तोड़ रही हैं। बिल्कुल। और भाषा के साथ भी बहुत खेल है। अधूरे वाक्य, शब्दों के नए नए अर्थ। हाँ, सुना है। भाषा खुद एक किरदार बन जाती है। वो चंचल है, बहती है, नियमों में नहीं बनती। ये भाषा अम्मा की नई नवेली आजादी का ही साहित्यिक रूप है। तो ये उपन्यास हर स्तर पर सरहदों को तोड़ता है। हर स्तर पर, देशों की सरहदें, उम्र और लिंग की सरहदें, और यहाँ तक के भाषा और यथार्थ की सरहदें भी। तो पाकिस्तान में अपने अतीत का सामना करने के बाद कहानी का अंत कैसे होता है? क्या वो वापस आती हैं? उनका सफर वहीं पूरा होता है। उनकी मौत हो जाती है। ओह! लेकिन उपन्यास इसे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि आजादी के अंतिम पड़ाव के रूप में दिखाता है। उनकी मौत एक और सरहद को पार करना है। यहीं पर उपन्यास का शीर्षक रेत समाधि समझ में आता है। हाँ। समाधि तो पत्थर की होती है, स्थायी, मजबूत। यहाँ रेत समाधि क्यों? रेत तो बिखर जाती है, बह जाती है, एक जगह टिकती नहीं। यही इस शीर्षक का सार है। पत्थर की समाधि किसी को एक जगह कैद करती है, उसकी पहचान को स्थिर कर देती है। सही। लेकिन रेत की समाधि, रेत तरल होती है, वो हवा के साथ बहती है, पानी के साथ मिल जाती है, अपनी शक्ल बदलती रहती है। वो सीमाओं को नहीं मानती। बिल्कुल। अम्मा की मौत एक रेत की समाधि है। वो किसी एक जगह, एक पहचान में कैद नहीं होती, बल्कि रेत की तरह बहकर हर चीज में मिल जाती हैं। वो भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम, जीवन और मृत्यु, हर सरहद के पार चली जाती हैं। उनकी मौत उनकी आजादी का जश्न है। और उनकी बेटी का क्या होता है? क्या वो अपनी माँ को खोने के गम में डूब जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी माँ से आजादी की मशाल ले लेती है। वो भी बदल जाती है। अच्छा। वो अपनी माँ के इस सफर की साक्षी रही है, और अब वो खुद भी उन सामाजिक बंधनों और उम्मीदों से आजाद महसूस करती है जिनसे वो पहले घिरी हुई थी। तो वो अपनी माँ की कहानी को आगे बढ़ाती है। हाँ, एक तरह से ये दो पीढ़ियों की औरतों की आजादी की कहानी बन जाती है।
माँ की रेत समाधि बेटी के लिए एक नई जिंदगी की बुनियाद बन जाती है। क्या क्या सफर था। एक ऐसी औरत जो बिस्तर पर दुनिया की तरफ पीठ करके लेटी थी, वहां से शुरू होकर एक ऐसी हस्ती बनने तक जो मौत में भी सरहदों को लांघ जाती है। ये कहानी जिंदगी की जिंदादिली और हमारे द्वारा बनाई गई दीवारों के खोखलेपन को दिखाती है। वाकई ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन का मतलब स्थिर होना नहीं, बहते रहना है, रेत की तरह। और सरहदें, चाहे वो देशों के बीच हों, धर्मों के बीच हों या हमारे अपने मन के अंदर हों, वो सब इंसानों की बनाई हुई हैं। और उन्हें तोड़ा जा सकता है। हाँ, उन्हें तोड़ा जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियों को कौन सी देखी अनदेखी सरहदें परिभाषित करती हैं। उम्र की, लिंग की, हमारी सोच की, हमारे डर की। और हमें उन सरहदों के पार जाने और नए होकर उठने के लिए किस चीज की जरूरत होगी।